एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उनके 2 बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर महेश को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हों। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही हैं। कमला, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर महेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना। दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को क्या पता नहीं है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाना। बस वहीं एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुँच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई झांका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। महेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है। पिंकी बबलू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। बबलू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाता है। पिंकी भी बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। बबलू को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बबलू वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ बबलू, थक गया क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं। बबलू पिंकी को बहुत समझाता है पर पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि बबलू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। पिंकी बबलू की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। बबलू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज से पिंकी की अचानक आंख खुल जाती है। बबलू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, वो बाथरूम वाइपर, पापा ऊपर भूत भूत। क्या बोल रही हो पिंकी? ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बबलू भी वहाँ आ जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। पिंकी और बबलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर से सुनाई देती है। जैसे ही पिंकी दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज अचानक से बंद हो जाती है। पिंकी डर कर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब बबलू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। बबलू जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है, उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल पिंकी हथौड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर बबलू का काम है। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। पिंकी, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। पिंकी कमला की आवाज सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पिंकी की गर्दन पर रख देती है। मम्मी, बबलू, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कमला और बबलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी, हे भगवान, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? बबलू जल्दी से एक गिलास में पानी लाता है और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे डालता है। पिंकी हड़बड़ाते हुए उठती है। चुड़ैल, चुड़ैल, माँ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो यहीं थी मेरे पीछे और उसने मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी थी माँ। कमला पिंकी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद उसकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई है। पर अचानक कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर पड़ती है। पिंकी की गर्दन पर ऐसे निशान पड़े थे मानो जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी गर्दन खुरच दी हो। मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। शाम को महेश के आते ही कमला उसे सारी बात बताती है। ऐसा करते हैं, हम लोग कल मंदिर चलते हैं। वहाँ जाकर हम पिंकी को झाड़ा लगवा देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर जाकर पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है और मंदिर के अंदर जाने से मना करने लगती है। मुझे नहीं जाना अंदर, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, मंदिर जाने से कभी मना नहीं किया करते। मैंने जब बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना तो फालतू की जिद क्यों कर रही हो? महेश और कमला पिंकी को पकड़कर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पिंकी भगवान की मूर्ति के सामने आकर एकदम चुप हो जाती है। देखिए ना पंडित जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है? आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। आज तो मंदिर में भी आने से मना कर रही थी। परेशान मत हो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ। इस धागे को इसके गले में बांध दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला पिंकी के गले में धागा बांध देती है
और सब वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन पिंकी बिल्कुल ठीक रहती है, पर अचानक एक दिन उसका धागा बाल काटते वक्त कंघी से टूट जाता है और पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो नीचे मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आती है। बबलू की अचानक आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पिंकी कमरे से गायब होती है। बबलू नीचे जाता है तो देखता है कि पिंकी घर से बाहर जा रही होती है। बबलू पिंकी के पीछे पीछे जाता है। पिंकी उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर उस पेड़ को देखती रहती है। दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी बबलू की बात न सुनकर बस उसी पेड़ को घूरती रहती है। दीदी, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पिंकी तुरंत बबलू की तरफ पलटती है। ऐसा लगता है जैसे पिंकी अभी होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है आप नींद में चलकर यहाँ तक आ गयी। चलो अब घर चलकर सोते हैं, बहुत रात हो रही है। पिंकी और बबलू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मुझे आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है। इतने दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, पर लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज पिंकी और बबलू के एडमिशन की भी बात कर लूंगा। चलो अच्छा है, भगवान सब अच्छा करे। महेश स्कूल चला जाता है। कमला और पिंकी किचन में और बबलू बाहर खेलने चला जाता है। कमला किचन में सब्जी काट रही होती है और पिंकी आटा गूंथ रही होती है। सब्जी काटते काटते अचानक कमला का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पिंकी खून देखते ही फटाफट आटा छोड़कर कमला का हाथ पकड़कर खून चूसने लगती है। बस बस बेटा, जरा सा कटा है, मैं हाथ धो लूंगी तो खून बहना बंद हो जाएगा। पिंकी कमला का हाथ नहीं छोड़ती और उसका खून चूसती रहती है। कमला को पिंकी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है और अचानक तभी कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर जाती है। पिंकी का धागा गायब होता है। पिंकी, तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला की बात न सुनकर बस उसके खून को चूस रही होती है। कमला पिंकी को पीछे की तरफ धक्का देकर हटा देती है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? अरे आपको ये चोट कब लगी? आपका तो खून बह रहा है, जल्दी से पानी से इसे धो लो। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त शाम होते ही महेश घर आता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। कमला, पिंकी, बबलू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, तुमको एक खुशखबरी देनी है। सब लोग महेश की आवाज सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? और ये आपके हाथ में क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नौकरी स्कूल में पक्की हो गई है। मैंने पिंकी और बबलू के एडमिशन के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है। और ये देखो, मैं तुम सब के लिए मिठाई भी लाया हूँ। पिंकी मिठाई का डिब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पागलों की तरह मिठाई खाने लगती है। सब लोग पिंकी को ऐसे मिठाई खाते देख हैरान हो जाते हैं। पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो ये मिठाई का डिब्बा मुझे दो। पिंकी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से कमला की तरफ देखती है। कमला डर जाती है और पिंकी को मिठाई खाने देती है। पिंकी पल भर में ही पूरा डिब्बा खा जाती है। महेश और कमला समझ जाते हैं कि पिंकी पर किसी चुड़ैल का साया है। वो अगले ही दिन गाँव के एक तांत्रिक के पास जाता है। आप जल्दी मेरे घर चलो, मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में है, आप उसे बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पिंकी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती है। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। पिंकी अपने एक इशारे से कमला को हवा में उड़ा देती है। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो पिंकी बेटा। कौन पिंकी? मैं कोई पिंकी विंकी नहीं हूँ, मेरा नाम संगीता है। संगीता? कौन संगीता? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल करेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। पिंकी बबलू की तरफ गुस्से से देखती है और उसे भी हवा में लटका देती है। तांत्रिक जल्दी से गंगा जल पिंकी के ऊपर डाल देता है और पिंकी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। महेश जल्दी से पिंकी को एक कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद पिंकी की आंखें खुलती हैं, पर वो अभी भी किसी आत्मा के वश में होती है। खोलो मुझे, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे बांधने की कोशिश की? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मुझे ऐसे बांधकर मुझे कब्जे में कर लोगे? तुम हमसे क्या चाहती हो? इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? आप तो जब तक मैं तुम सबकी एक एक करके जान नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तांत्रिक पिंकी के सर पर एक ओम का त्रिशूल लगा देता है। पिंकी बुरी तरह चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ दो मुझे। अगर तू मुझे अपने बारे में नहीं बताएगी तो मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। बता, तू कौन है? क्यों इन लोगों को दुखी कर रही है? बताती हूँ। मैं इस घर की नौकरानी थी। बहुत सालों पहले इस घर में काम किया करती थी। इस घर में एक मौसी और उनका बेटा जगदीश रहता था।
मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जगदीश मुझे बोलता था कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था, पर एक दिन वो शहर गया और किसी और से शादी कर ली। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा मकसद बस जगदीश की जान लेना था। एक दिन जब वो अपनी बीवी के गांव आया तो मुझे उसे मारने का मौका मिल गया था, पर उसकी माँ की वजह से वो बच गया। उन्होंने पूजा करवा के मुझे ऊपर मेरे ही कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं इतने सालों से उस कमरे में कैद थी, पर पिंकी ने वो कमरा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। पर तुम्हारा गुनहगार तो जगदीश था। तुम इन लोगों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? मैं इनका नहीं बल्कि हर उस इंसान का बुरा करूंगी जो मेरे सामने आएगा। तांत्रिक पिंकी के ऊपर भभूत डालता है और अचानक पिंकी के अंदर से वो आत्मा बाहर आ जाती है और पिंकी बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उस आत्मा को जल्दी से एक लोटे में बंद कर देता है और उस पर एक लाल कपड़ा बांध देता है। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अगले ही दिन से बबलू के साथ स्कूल भी जाने लगती है।